इन 6 पॉइंट्स में से क्वेश्चन आना ही आना है, 110% आना है। अभी भी बच्चे कुछ सो रखे हैं तो भैया जाग जाओ और पढ़ना शुरू कर दो, वरना कोई मालिक नहीं है भैया, इस बार कोरोना नहीं बचाएगा किसी को। ठीक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम आपके बीच लाए हैं जी इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 आपकी फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है और ये यूनिट जो है आपकी 12 मार्क्स के 12 नंबर है आपके यहाँ से पक्के हैं भैया। तो टर्म 1 के हिसाब से अगर देखा जाए तो फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं और फर्स्ट चैप्टर में आज आपको बताएंगे कि इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था कैसे हालात थे, क्या हालात थे जब देश आजाद हुआ। तो देश को सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाएगा भाई आपसे कि देश को आजादी किससे मिली। तो देश को आजादी मिली भैया ब्रिटिश गवर्नमेंट से। ब्रिटिश सरकार का हमारे देश पे शासन रहा। कितने सालों तक शासन किया जी? वैसे तो ये 190 ईयर्स है, हम इसको राउंड फिगर करके बोलते हैं भैया, राउंड फिगर में 200 सालों का शासन। तो भैया इस चैप्टर में, इस टॉपिक में आपको बताया जाएगा कि आजादी के समय इंडियन एग्रीकल्चरल के क्या हालात थे। तो भैया इस वीडियो को स्किप ना करें। अगर आपको 12 नंबर चाहिए भैया तो वीडियो में बने रहें, ठीक है जी। पेपर आने वाले हैं, एग्जाम आने वाले हैं भैया, 1 महीना भी नहीं बचा है आपका और अभी भी बच्चे कुछ सो रखे हैं तो भैया जाग जाओ और पढ़ना शुरू कर दो, वरना कोई मालिक नहीं है भैया, इस बार कोरोना नहीं बचाएगा किसी को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई चैप्टर नंबर 1। यहां पे हम देखेंगे जी इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, किससे हमें आजादी मिली? ब्रिटिश गवर्नमेंट से। तो भैया हम गुलाम कब बने? सबसे पहला क्वेश्चन ये बनेगा आपसे कि हम गुलाम कब बने। तो भैया आपको एक डेट याद रखनी है कि बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का जो युद्ध हुआ, इस प्लासी के युद्ध के बारे में भैया आपको बता देता हूं। ये 1757 में वॉर लड़ी गई थी। सबसे पहली लड़ाई हमने ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ी थी, जिसमें एक तरफ थे ब्रिटिशर्स और दूसरी तरफ थे हमारे इंडिया के एक प्रांत जिसको हम कहते हैं बंगाल, जो आज का वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश से मिलकर के बना हुआ पहला एक पूरा रीजन था बंगाल। तो वहां के राजा के बीच में और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में एक लड़ाई हुई, बैटल ऑफ प्लासी, जहां से उन्होंने पहली बार अपनी हुकूमत की हमारे देश में नींव रखी। तो देश में ब्रिटिश गवर्नमेंट का आगमन बोला जाता है भाई 1757 में। यहां पे उन्होंने हमारे ऊपर शासन करना शुरू किया। इसके बाद एक और बैटल लड़ी जाती है, बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर जो लड़ी जाती है भैया, ये गई थी हमारी बैटल ऑफ बक्सर 1764 में। इसके बाद अभी तो सिर्फ एक बंगाल वाले रीजन पे उनका कंट्रोल हुआ था, बट 1764 के बाद इनका कंट्रोल पूरी की पूरी इंडियन इकोनॉमी पे हो गया, इंडिया के ऊपर पूरा कंट्रोल हो गया। तो भैया 1764 में इन्होंने पूरे इंडिया पे ही कैप्चर कर लिया। इतनी चीज आपको पता होनी चाहिए। ये 2 वॉर्स कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ाई करनी है। तो बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर ये दोनों याद रखने हैं, ठीक है जी। बैटल ऑफ प्लासी तो 100% है, आ सकता है आपका। अब हम चलते हैं भैया, इतनी चीज पता होने के बाद कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो हमारे ऊपर 200 सालों तक शासन किया, क्यों? क्योंकि देश की आजादी कब मिली थी हमें? 1757 से 1947 में 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था। तो सबको पता है भाई इतनी बात। तो इससे देखेंगे कि भाई 200 साल के शासन में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर कैसे राज किया, किस तरह से उन्होंने हमारी इकोनॉमी को पूरा निचोड़ दिया। इन सारे टॉपिक्स को एक एक करके हम समझेंगे। आज हम आपके बीच में लाए हैं जी पहला टॉपिक हमारा इंडियन एग्रीकल्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय कृषि के क्या हालात थे। तो भैया एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में देख लेते हैं आज। एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस बहुत ही जल्दी पढ़ेंगे, बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी अगर हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। सीधा सीधा मेन टॉपिक्स पे चलेंगे, अपने मेन पॉइंट्स पे चलेंगे। 1 मार्क्स के जितने क्वेश्चन है वो सब हम अपने कवर कर लेंगे। तो सबसे पहली जो खासियत बोल सकते हैं या फीचर्स बोल सकते हैं हम इंडियन एग्रीकल्चर के, उसमें सबसे पहला फीचर आता है लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्शन का लेवल बहुत ही ज्यादा लो था। अब प्रोडक्शन का लेवल पर हेक्टेयर में देखा जाता है जी। जो जितना भी प्रोडक्शन होता है हमारी इकोनॉमी में उसे पर हेक्टेयर में देखते हैं जी। 1 हेक्टेयर में कितना आपका प्रोडक्शन होता है। तो आजादी के समय ये डेटा फिगर्स आपको याद रखने हैं जी। इस बुक में डेट, फिगर और फैक्ट्स, ये तीनों चीजें याद रखनी है हमें। तो भैया
660 केजी वीट का प्रोडक्शन होता था आजादी के समय। 1947 में हमारा सिर्फ वीट का प्रोडक्शन 660 केजी था, जबकि एरिया के हिसाब से इंडिया की जो वर्ल्ड में रैंकिंग है वो 7th है। 7th लार्जेस्ट कंट्री होने के बावजूद, इतना बड़ा एरिया होने के बावजूद इंडिया में वीट का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था जी। इतनी ज्यादा बैकवर्ड हमारी एग्रीकल्चर थी, प्रोडक्शन का लेवल बहुत ज्यादा लो, उत्पादन का निम्न स्तर, बहुत ही नीचे लेवल पे हम प्रोडक्शन कर रहे थे। आज के हिसाब से अगर इसको कंपेयर करें तो आज हमारा प्रोडक्शन है भैया 3210 केजी वीट का ही प्रोडक्शन पर हेक्टेयर में। उतने से कम ही जमीन हुई है भैया, आपकी जो सरफेस है वो कम हो गया क्योंकि लोगों ने घर बना लिया, पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, बट उसके बावजूद हमारा एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन बढ़ चुका है आज के टाइम में। तो जो बढ़ करके इतना ज्यादा हो चुका है, पहले इतना था। ये दोनों फिगर्स आपको याद रखनी है। यहां से क्वेश्चन अगर बनता है तो यही बनेगा कि आजादी के समय वीट का प्रोडक्शन कितना था, तो 660 याद रखना है भैया ये फिगर। अगले पॉइंट पर चलते हैं जी। हाई डिग्री ऑफ वल्नरेबिलिटी। हाई डिग्री ऑफ वल्नरेबिलिटी या हम बोल सकते हैं हाई डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल, वर्षा पर अत्यधिक निर्भरता। तो देखो जी, वर्षा पे पूरी तरह से निर्भर थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इतना सा भी काम नहीं किया हमारी एग्रीकल्चर के लिए, यानी कि यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी डेवलप कर दें हमारे लिए। कोई कैनाल नहीं, कोई वेल नहीं, कुछ नहीं, कोई डैम्स नहीं, सब भगवान भरोसे कि भैया तुम गाओ क्या भजन, भगवान जी के नाम का यज्ञ करो, इंद्रदेव को खुश करो और बारिश होएगी और उस बारिश से आप अपनी एग्रीकल्चर करोगे। तो पूरी तरह से डिपेंडेंट कर दिया था किस पे, रेनफॉल पे। अगर एक अच्छी रेनफॉल होती थी तो अच्छी फसल उगती थी, और जिस साल बारिश नहीं होती थी तो उस साल पड़ता था क्या, अकाल, सूखा, सब कुछ खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय। पूरी तरह से डिपेंडेंट थे हम किस पे, रेनफॉल पे, बारिश पे निर्भर थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई भी हमारे लिए एग्रीकल्चर में ऐसा काम नहीं किया था। तो यहां से मुश्किल शायद क्वेश्चन बनेगा, ऐसा फैक्ट यहां पे क्वेश्चन बन सकता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे लिए इरिगेशन के सेक्टर में कोई भी हमारे लिए डेवलपमेंट नहीं किया था। ठीक है जी, बहुत सिंपल सी चीज आपको बता रहा हूं। तीसरा, यहां से भी आपके लिए फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है कि बोलेगा इंडियन एग्रीकल्चर बैकवर्ड थी, उसका एक रीजन आपको बता देगा, क्योंकि यहां पे द एज ऑन बिटवीन ओनर ऑफ द सॉइल एंड टिलर ऑफ द सॉइल, जो एक खाई रहती थी, जो जमीन को जोतने वाले होते हैं ना उन्हें टिलर बोला जाता है, और जो जमीन के मालिक होते हैं उन्हें ओनर बोला जाता है। तो मालिक और जोतने वालों के बीच में एक लड़ाई रहती थी। ये लड़ाई क्यों होती थी जी, लड़ाई होने का एक सिंपल सा रीजन यहाँ पे बताया जाता है भैया, कि जो ओनर है वो ओनर अपना प्रॉफिट तो शेयर करता था, मतलब जो क्रॉप होगी उसका एक पार्ट अपने टिलर्स को देगा, प्रॉफिट तो शेयर करता था, बट कभी कभार ओनर को जब लॉस होता था तो ये उस लॉस को भी शेयर करता था। कहता था कि भाई इस साल मुझे लॉस हुआ है तो तुम मुझे पैसा दो। तो बताओ यार कौन देगा, मैं तुम्हारे यहाँ काम कर रहा हूं तो मैं तो अपनी सैलरी लूंगा ना यार, सिंपल सी बात। बट ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर ये जो जमींदार इन्होंने अपॉइंट किए थे, ये लोग क्या करते थे, लॉस भी शेयर कर देते थे, और इससे किसान नाराज होता था और किसान और उनके बीच में लड़ाई होती थी, प्रोडक्शन बंद, सब ठप। प्रोडक्शन ठप होने की वजह से हमारा एग्रीकल्चर किस पे चले जाएगा जी, बैकफुट पे। इसलिए हम बोलते थे एग्रीकल्चर हमारी क्या थी, स्टैग्नेंट, गतिहीन, पिछड़ी हुई। इसका एक और सबसे बड़ा कारण है भैया, फोर्थ रीजन आपका लैंड टेन्योर सिस्टम। पेपर में 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछेगा कि इंडियन एग्रीकल्चर के बैकवर्ड होने के पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है। आपको 4 ऑप्शन देगा, कोई ऑप्शन दे। अगर आपको यहां पे ऑप्शन मिल रहा है लैंड टेन्योर सिस्टम, या इसको बोला जाता है लैंड सेटलमेंट सिस्टम, दोनों में से जोन सा भी नाम हो आपको याद रखना है जी। इस सिस्टम को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था 1793 में। ये डेट याद रखना, 1 नंबर में क्वेश्चन यहां से बनेगा ही बनेगा कि भैया लैंड सेटलमेंट सिस्टम या लैंड टेन्योर सिस्टम कब आया था। तो लैंड सेटलमेंट सिस्टम आया 1793 में। क्या था इस सिस्टम में, इस सिस्टम में एक सिंपल सी बात बताई गई थी भैया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट मांगती थी हमसे टैक्स, किसानों से कर मांगती थी। आपने लगान मूवी तो देखी होगी ना, 2 गुना लगान चाहिए, तो भैया वो 2 गुना लगान का सिस्टम यहीं से आता था, लैंड टेन्योर सिस्टम था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, टैक्स कलेक्ट करने के 3 तरीके अपनाए। 3 तरीकों में सबसे पहला तरीका था जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम में, जमींदारी हिंदी में भी जमींदार बोलते हैं जी। दूसरा था महलवाड़ी सिस्टम। महलवाड़ी सिस्टम हिंदी में भी, हिंदी के ही नाम है ये, इंग्लिश में बोले जाते हैं बस। और तीसरा था रैयतवाड़ी सिस्टम। रैयतवाड़ी सिस्टम, तीनों सिस्टम को एक एक करके समझाऊंगा। हमारे सिलेबस में भैया महलवाड़ी नहीं है, रैयतवाड़ी नहीं है, सिर्फ जमींदारी सिस्टम है। क्या करती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती थी जी। टैक्स कलेक्ट करने के लिए 3 सिस्टम बनाए थे। सबसे पहला था जमींदारी सिस्टम। इसमें क्या करती थी जी ब्रिटिश गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती थी किसान से। इसके लिए वो बीच में जमींदार को अपॉइंट कर देती थी। किसको अपॉइंट करती थी जी, जमींदारों को। जमींदारों का काम होता था जी नीचे से जाकर के ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए टैक्स कलेक्ट करके लाना।
बट ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करती थी जी, एक पावर दे देती थी जमींदार को कि तू आज से मालिक है इन किसानों का और तुझे जो मर्जी करना है वो मन में आए वो कर, इनसे जाकर के बस तो टैक्स कलेक्ट कर और हमें 1% अमाउंट हमारा ऊपर पहुंचा दे। तो इसने 1% बता दिया जी, मान लो 10%। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला जी 10% टैक्स हमें मिलना चाहिए उपज का। ये जमींदार जाता था पूरी पावर के साथ नीचे से और किसानों से 50-50% टैक्स, हाफ ऑफ द क्रॉप अकेले ले लेता था। और जब ये हाफ ऑफ द क्रॉप लेता था ना भैया, तो हम कह सकते हैं कि जितना एक्सप्लॉइट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नहीं किया हमें, उससे ज्यादा जमींदारों ने किया। भैया अंग्रेज तो हमें 1857 में छोड़ के जाना चाहते थे, बट यही वो जमींदार थे जिन्होंने उन्हें जाने नहीं दिया, उनको मदद दी और हमारे कई सारे लोग ऐसे में शहीद हुए। आपकी रानी लक्ष्मीबाई, कई सारे हमारे बड़े बड़े लीडर्स ऐसे ही इस जमींदारों की वजह से हाथ जान से हाथ धो बैठे भैया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं भैया कि भारत जब भी हारा है किसी बाहर वालों की वजह से नहीं, अपने दोगले लोगों की वजह से। तो भैया देश के लिए हम हमेशा हमें समर्पित होना चाहिए। देश सर्वोपरि है और इन जमींदारों की तरह नहीं कि जिन्होंने अपने ही लोगों को एक्सप्लॉइट किया। ठीक है, तो जमींदारी सिस्टम ही वो सिस्टम है जिससे हमारी एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा बैकफुट पे गई, क्योंकि ये इतना ज़्यादा टैक्स कलेक्ट कर लेते थे ना, तो कोई बोलने वाली बात नहीं है यहाँ पे भाई। ठीक है जी, पहला सिस्टम था जमींदारी सिस्टम। दूसरा था महलवाड़ी सिस्टम। महलवाड़ी सिस्टम में क्या होता है जी, पूरे के पूरे मतलब एक इंडिविजुअल किसान को नहीं टारगेट किया जा रहा है, यहाँ पे जमींदार को नहीं भेजा जा रहा, पूरी की पूरी मतलब एक गांव को या 4-5 गांव को इकट्ठे बोल दिया कि तुम्हें सबको टैक्स कलेक्ट करके हमें देना है। जैसे लगान मूवी में है ना कि भाई पूरे के पूरे गांव को 2 गुना लगान देना पड़ेगा। तो ये 2 गुना लगान वाला सिस्टम यहीं से है, महलवाड़ी सिस्टम से। पूरे के पूरे गांव को अगर बोला जाए कि आपको इकट्ठे एक जगह पे टैक्स कलेक्ट करके ब्रिटिश गवर्नमेंट को पे करना है, तो इसे कहा जाता था महलवाड़ी सिस्टम। तीसरा है जी रैयत। रैयत मीन्स होता है किसान, पीसेंट्स। रैयतवाड़ी सिस्टम में डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट किसान से टैक्स कलेक्ट करती थी, बट ये सिस्टम बहुत कम यूज होता था। कहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट भैया ऑफिसर लोग बैठे हुए हैं, वो कहाँ जाकर के टैक्स कलेक्ट करेंगे, इसलिए ये सिस्टम बहुत रेयर यूज होता था। रैयतवाड़ी सिस्टम तीसरा सिस्टम है। हमारे सिलेबस में ये दोनों नहीं है, हमारे में है जमींदारी सिस्टम। क्लियर, इतनी बात समझ आती है भाई। लैंड टेन्योर सिस्टम से क्वेश्चन बनेगा 1793, और दूसरा क्वेश्चन जो बनेगा यहाँ से कि ये सिस्टम से सबसे ज्यादा हमारी एग्रीकल्चर एक्सप्लॉइट किससे हुई, तो लैंड टेन्योर सिस्टम की वजह से। 5वें पॉइंट पे चलते हैं जी, 5th पॉइंट पे, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। देखो जी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमें एक अच्छी चीज तो सिखाई, बट अपने मोटिव के हिसाब से। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमें सिखाया कि भैया आप खाने के लिए मत उगाओ, मतलब खाने के लिए उगाओ, सिर्फ अपने खाने के लिए नहीं, बेचने के लिए भी उगाओ। बेचने के पर्पज से उगाओगे तो तुम्हें इनकम मिलेगी, तुम्हें प्रॉफिट होगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट हमको एक नई चीज सिखा रही थी, बट अपने ही बेनिफिट के लिए। हमारा कोई बेनिफिट नहीं था इसमें, वो हमसे ऐसी चीजें उगवा रही थी जिससे उनको फायदा होता था। फॉर एग्जाम्पल, आप यहां पे नाम ले सकते हो इंडिगो। आपको याद होगा गांधी जी ने बिहार में चंपारण में एक आंदोलन किया था नील की खेती के खिलाफ, तो ये वही नील की खेती है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमसे कहा कि कृषि का व्यवसायीकरण करो, कृषि में चीजों को ऐसी चीजें उगाओ जो आप बेच सको, बट हमसे ऐसी चीजें उगवाई भैया जो एक बार खेत में उगा दी जाए ना तो वो खेत जिंदगी भर के लिए बंजर हो जाता था। 8-10 साल तक आप कोई फसल नहीं उगा पाते थे उसमें। तो ऐसी चीजें हमसे जब उगवाई गई तो एक तरह से हमारी एग्रीकल्चर आगे बढ़ने की जगह और ज्यादा बैकफुट पे चलेगी। ओपियम, ओपियम होता है अफीम। अब अफीम भैया हम उगा रहे हैं तो क्या इसको खाएंगे भाई? बिल्कुल नहीं। ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने यूज के लिए इन सारी चीजों को हमारे से प्रोड्यूस करवाती थी। तो कहीं ना कहीं इन्होंने एक अच्छी चीज तो सिखाई कि आप खाने के लिए मत उगाओ, यानी खाने के लिए उगाने को बोला जाता है सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इन्होंने कहा सब्सिस्टेंस फार्मिंग मत करो, आप कॉमर्शलाइजेशन करो, चीजों को बेचने के लिए उगाओ। तो भैया बेचने के लिए उगाने के चक्कर में हमसे ऐसी चीजें उगा बैठे कि जो हमारे कभी कुछ काम नहीं आई, उल्टा हमारी एग्रीकल्चर को और ज्यादा बैकफुट पे ढकेल दिया गया। कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी ऐसी चीजें उगा करके हमारा ही नुकसान हुआ। लास्ट पॉइंट है जी पार्टीशन ऑफ द कंट्री। यहां से भी कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर से रेयर ही क्वेश्चन बनेगा, बहुत मुश्किल है यहां से क्वेश्चन बने, बट लास्ट है पार्टीशन ऑफ द कंट्री। यहां से क्वेश्चन बनना 110% भैया क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ध्यान से सुन लो भाई, वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन आना ही आना है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें भैया। पार्टीशन ऑफ द कंट्री, देश का बंटवारा। देश का बंटवारा कैसे हुआ जी, मैं थोड़ा सा आपको यहां पे दिखा देता हूं देश के बंटवारे को। देखो जी, ये है हमारा इंडिया, जैसा भी बना है इसको मान लो भाई इंडिया ही है ये हमारा, ठीक है। इसमें से हमने एक देश यहाँ पे निकाला है जिसे हम पाकिस्तान कहते हैं, और एक देश हमारा यहाँ पे है जिसे हम आज का बांग्लादेश कहते हैं, बट किसी जमाने में ये ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था जिसे हम आज बांग्लादेश बोल रहे हैं, ठीक है जी।
ये आपका देश का बंटवारा हुआ किस बेसिस पे हुआ, सबको पता है, रिलीजन बेसिस पे, यानी धर्म के आधार पे देश को बांटा गया, हिंदू और मुस्लिम। तो कोई भी रीजन ऐसा नहीं था जहाँ पे सारे हिंदू रहते हो और सारे मुस्लिम रहते हो। तो इस हिसाब से जब बंटवारा हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बांटा, तो दो पार्ट्स निकाले, एक वेस्ट पाकिस्तान और एक ईस्ट पाकिस्तान, और बीच का जो पार्ट बचा वो इंडिया बचा। यहाँ से पार्टीशन से एग्रीकल्चर पे कैसे इफेक्ट पड़ा, तो सबसे पहले हम समझते हैं वेस्ट पाकिस्तान की कहानी। वेस्ट पाकिस्तान में आपको मैं बता दूं कि यहाँ जम्मू कश्मीर से कुछ मेजर रिवर्स, जो प्रमुख नदियां हमारी, जैसे आपको नाम बता दूं मैं जी, इंडस, सतलुज, ब्यास और आपकी चेनाब, रावी, ये सब नदियां, प्रमुख नदियां निकलती तो इंडिया से थी, बट बंटवारे में सारी इधर से पंजाब से होते हुए सारी पाकिस्तान चली गई। अब देश के इतने बड़े हिस्से पे, जहाँ पे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इन सभी एरियाओं पे नदियाँ खत्म जी। देश में नदियाँ सारी चली गई कहाँ पे, वेस्ट पाकिस्तान में। और ये एरिया एक तरह से सूखाग्रस्त हो गया और एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज़्यादा पिछड़ गया। देश में आगे कैसे हमने इसमें सुधार किया वो हम नेक्स्ट चैप्टर में जब पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 2 में, वहाँ पे बताऊंगा। बट अभी के लिए आपको इतना पता होना चाहिए भैया, बंटवारे में सारी नदियाँ इधर चली गई जी पाकिस्तान में। तो वेस्ट वाला इंडिया यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा था, जबकि ये वाला हिस्सा, इस वाले हिस्से में कैसे हमें नुकसान हुआ, इस वाले हिस्से में मैं आपको बता दूं कि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी और एक नदी चाइना से आती है जिसको भारत में नाम मिलता है ब्रह्मपुत्र। ये दोनों नदियां मिलकर के दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा फॉर्म करती हैं। इस डेल्टा का नाम है सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। एक डेल्टा की खासियत आपको मैं पहले बता दूं भैया, एक डेल्टा की खासियत ये होती है कि भैया इसमें जो फर्टिलिटी लेवल होती है उतनी फर्टिलिटी लेवल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। सबसे उपजाऊ जमीन बोला जाता है इसे, और इसी फर्टाइल लैंड को सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है इंडिया में। अब सुंदरवन डेल्टा क्यों पड़ा इसका नाम, तो इसका नाम सुंदरवन पड़ता है जी, एक सुंदरी नाम का ट्री होता है यहाँ पे, इसके ऊपर इसका नाम सुंदरवन पड़ा है। बट अब मैं आपसे बोल दूं कि भैया सुंदरवन नाम तो दे दिया, इस डेल्टा से हमारा क्या नुकसान हुआ, तो भैया बंटवारे में पूरा का पूरा डेल्टा चला गया बांग्लादेश में। और इस डेल्टा के सिर्फ दम पे आज बांग्लादेश जूट के प्रोडक्शन में, ये चीज याद रखना भैया, जूट के प्रोडक्शन में आज बांग्लादेश नंबर 1 पे है। और सारे के सारा रॉ मटेरियल चला गया कहाँ, बांग्लादेश में। ईस्ट पाकिस्तान में हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बची जूट की इंडस्ट्रियां, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री सारी सेटअप की थी कोलकाता में, हमारे जो आज का वेस्ट बंगाल में कोलकाता है, वहां पे सारी इंडस्ट्रियां सेटअप करी थी। बट सारी की सारा रॉ मटेरियल कहाँ चला गया जी, बांग्लादेश में। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बांग्लादेश में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किस चीज का होता है, जूट का। दूसरा क्वेश्चन आपसे यहाँ पे बनेगा कि पार्टीशन की वजह से हमारी किस इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा, तो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा भैया हमारे को जूट इंडस्ट्री में। यानी जितनी भी हमारी जूट से रिलेटेड इंडस्ट्री थी वो सब खत्म हो गई। ठीक है भाई, तो ये एक शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं हम, क्योंकि काफी बड़े बड़े टॉपिक हैं इसमें, तो इन छोटी छोटी वीडियो से ही हम इनको सबको क्लियर करेंगे। तो भैया आपको पार्टीशन ऑफ द कंट्री समझ आता है कि वेस्ट पाकिस्तान में सारी नदियां चली गई, ईस्ट पाकिस्तान में पूरा डेल्टा चला गया, और इस मामले में एग्रीकल्चर के मामले में हम बहुत ज़्यादा बैकफुट पे चले गए। तो भैया मैंने आपके सामने यहाँ पे 6 पॉइंट्स रखे हैं। इन 6 पॉइंट्स में से क्वेश्चन आना ही आना है, 110% आना है। एक नंबर के लिए आपको ये 6 के 6 पॉइंट याद रखने हैं। बहुत ही सिंपल से पॉइंट है, इनमें डेट, फिगर्स और फैक्ट्स को याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आप बोल सकते हो लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी है। इसके अलावा एक लैंड टेन्योर सिस्टम से क्वेश्चन आना ही आना है, और पार्टीशन ऑफ द कंट्री से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये 3 पॉइंट आपको मेजर याद रखने हैं। और इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं भैया। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें, इसके बाकी पार्ट्स भी आपको जल्द ही मिल जाएंगे। एक एक करके हम सारे पार्ट्सों पे बढ़ेंगे। तो भैया धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो के अंत तक बने रहने का, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू। धन्यवाद आप सभी का।